वेलकम टू श्रस्ता क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं तो क्लास 11 की हिस्ट्री विश्व इतिहास के कुछ विषय इस बुक का जो तीसरा चैप्टर है वो इस वीडियो में करवाऊंगा। जैसे कि आपको इस बुक के अंदर 7 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले के 2 चैप्टर हम इससे पिछली वाली वीडियोस में देख ही चुके हैं। आज हम इस वीडियो में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे चैप्टर का नाम हमारा यायावर साम्राज्य। तो कोई इससे पहले वाले चैप्टर जब हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। सेम चीज हमें इस चैप्टर के अंदर भी पढ़नी है। एक साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ना है, उसके समाज के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे लोगों की कैसी स्थिति थी, इनका साम्राज्य कितना बड़ा था। इन सब चीजों को ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। थोड़ा सा इस साम्राज्य के बारे में कुछ ऐतिहासिक चीजें, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, उन चीजों के बारे में हम जान लेते हैं ताकि हमें इस चैप्टर को समझने में और आसानी हो जाएगी। देखो, जो यायावर समुदाय के लोग हुआ करते थे वो बेसिकली घुमक्कड़ टाइप के हुआ करते थे। अभी घुमक्कड़ क्या होता है? घुमक्कड़ मतलब उनका पैर एक जगह टिकता ही नहीं था। वो कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं। मतलब वो फिक्स जगह पे नहीं रहा करते थे, कभी इधर कभी उधर, ही हर जगह घूमते रहते थे। और ये लोग बेसिकली मध्य एशिया के जो मंगोल थे वही लोग यायावर समुदाय के लोग हुआ करते थे। ये लोग बेसिकली परिवारों के समूह में रहा करते थे और इनका जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा था ना वो अपेक्षाकृत काफी सरल हुआ करता था, काफी इजी हुआ करता। मतलब इन लोगों की जो आर्थिक चीजें थी, मतलब ये ज्यादातर कृषि विषि नहीं किया करते थे, बेसिकली सिर्फ पशुपालन किया करते थे। पर 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है, चंगेज खान जो मंगोल समुदाय का ही एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में, मतलब उसकी लीडरशिप में इन मंगोलों ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी थी जिसे हम यायावर साम्राज्य या फिर मंगोल साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। देखो, 13वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में, मतलब जब 13वीं शताब्दी की स्टार्टिंग फेज था, उस समय में क्या होता है, यूरोप और एशिया, देखो ये जो आपका साम्राज्य था यायावर साम्राज्य, ये भी बेसिकली 2 महाद्वीपों के अंदर तक फैला हुआ था। एक था यूरोप और एक था एशिया। जब हमने इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने रोमन साम्राज्य पढ़ा था, तो वो वाला साम्राज्य 3 महाद्वीपों के अंदर फैला था। उसी की तरह ये वाला साम्राज्य भी 2 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ था। आपको पता होना चाहिए वो था यूरोप और एशिया, क्योंकि कभी कभार एमसीपी में पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, 13वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में क्या होता है, यूरोप और एशिया के जो महान साम्राज्य थे, मतलब मंगोल साम्राज्य से पहले के जो और भी साम्राज्य हुआ करते थे इस एरिया में, उनको ये एहसास हुआ, उनको ये खतरा महसूस होने लग गया कि एक नई उभरती हुई राजनीतिक शक्ति है। कौन सी? जो मंगोल साम्राज्य था, चंगेज खान के नेतृत्व में ये लोग जो थे यायावर समुदाय के, ये लोग अब एक नई शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभरते जा रहे हैं, जो बाद में एक मंगोल साम्राज्य के रूप में सामने आता है। देखो, ये आप, मैंने मैप भी लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं जितना भी एरिया है ये आपका पूरा मंगोल साम्राज्य हुआ करता था। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया था। देखो, चंगेज खान क्या करता है ना, ये ना अलग अलग समुदाय के लोगों को, जो मंगोल ही लोग हुआ करते थे, वो अलग अलग समुदाय में बटे हुए थे, अलग अलग कबीलों में बटे हुए करते करते थे, अलग अलग जातियां बटे हुआ करते थे। तो उन सबको उसने क्या करा, संगठित करा, इकट्ठा करा, एक करा और एक सैन्य शक्ति का निर्माण करा। मतलब उन सबको इकट्ठा करके एक सेना का उनने निर्माण करा। और उनको उन सबको इकट्ठा करने का, एकजुट करने का क्या मोटिव था, ताकि वो उन सबको इकट्ठा करके पूरे विश्व पे शासन कर सके, पूरे विश्व पर अपना राज कर सके। वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था। और वो ऐसा भी बताता था कि ये सब करने के लिए उसे ईश्वर से आदेश मिला हुआ है। मतलब वो अपने आप को एक ईश्वर का दूत बताता था कि मेरे को ईश्वर ने आज्ञा दे रखी है कि मैं पूरी दुनिया पर शासन करूं। देखो, चंगेज खान की दृष्टि केवल मंगोलों के महासंघ तक सीमित नहीं थी। बस उसका मतलब इतना ही नहीं था कि खाली जो मंगोल का एरिया, मंगोल का छोटा मोटा एरिया, उसी पर बस कब्जा कर ले, नहीं, बल्कि उसने उत्तरी चीन, तुर्रान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूस के जो स्टेपी वाले क्षेत्र थे, स्टेपी मतलब घास के मैदान हुआ करते थे, वहां का तक का जो रूस का एरिया था, वो इन सब पर अपना कब्जा कर लिया था। तो समझ रहे हो, वो छोटे से एरिया को पाकर खुश नहीं हो रहा था, वो पूरे बहुत सारे क्षेत्रों को अपना कब्जे में करना चाहता था, जो कि उसने किया भी था। देखो, उसके उत्तराधिकारी, मतलब उसके बेटे या फिर उसके बेटे के भी बेटे जो हुआ करते थे, जो उसके पोते थे, उन्होंने चंगेज खान का जो सपना था, सपना क्या था उसका, कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना, अपने जो उसका मंगोल साम्राज्य था उसको ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा दुनिया पर अपना कब्जा करना। उस सपने को उसके पोतों ने भी आगे चलकर पूरा किया और ज्यादा से ज्यादा जगहों पे कब्जा करने की कोशिश करी, अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश करी। देखो, मोंके, जो कि मंगोल साम्राज्य का ही एक शासक था, चंगेज खान का ही वंशज था, इसने फ्रांस के राजा लुई 9 को चेतावनी दी थी कि केवल एक स्वर्ग और एक अधिपति है, मतलब एक ही स्वर्ग है और उसका एक ही मालिक है, और वो कौन है, चंगेज खान।
और उसने कहा था कि यदि ईश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए मंगोलों के विरुद्ध आएंगे तो वो भी अपने सामर्थ्य से जवाब देंगे। मतलब वो बेसिकली ये कहना चाह रहा था लुई नोवा को कि इस दुनिया में केवल एक स्वर्ग है और उसका एक ही मालिक है, जो कि चंगेज खान। अगर वो चंगेज खान के विरुद्ध जाते हैं या फिर मंगोल साम्राज्य की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, तो मंगोल साम्राज्य इसे इस तरीके से लेगा कि वो ईश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और वो भी अपनी तरफ से पूरा जवाब देगा। तो देख रहे हैं आप, वो अपने आप को ईश्वर बताने की भी कोशिश कर रहा है। देखो एक शब्द बर्बर है, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। देखो बर्बर जो है ना, अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द यूनानी भाषा के बारबोरस शब्द से बना है और जो इस शब्द का मतलब होता है वो ये होता है कि गैर यूनानी लोग, मतलब कुल मिला के जो यूनान के लोग नहीं हुआ करते थे, जिनकी भाषा यूनान से अलग हुआ करती थी, यूनानी भाषा से अलग हुआ करती थी, उन्हें बर्बर कहा जाता था। ठीक है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो वो चंगेज खान के पोते बाटू ने 1236 से 1241 के दौरान रूस को रौंदते हुए, मतलब रूस के अंदर बहुत ही विध्वंस करते हुए, बहुत ही लड़ाई झगड़ा युद्ध करते हुए पोलैंड और हंगरी जो जगह थी वहां पर अपनी विजय प्राप्त करी थी। और उसकी सेना कहां तक पहुंच गई थी? वियना तक, जिससे यूरोप मंगोल के आतंक से भर उठा था। 13वीं शताब्दी में मंगोलों की विजय को ईश्वर का गुस्सा और कयामत का दिन भी समझा जाने लगा। मतलब ऐसा समझाने लगा कि मंगोल जो जीत रहे हैं वो ईश्वर का लोगों के ऊपर एक गुस्सा है या फिर कयामत का दिन भी से समझा जाने लगा था। चीन में, मध्य एशिया में, यूरोप में यह विश्वास फैल गया था कि मंगोलों की सबलता दैवीय प्रकोप है। मतलब उन्हें एक तरीके से ये समझा जाने लगा कि मंगोलों के ऊपर देवताओं का, भगवान का एक आशीर्वाद है, इसीलिए वो लोग जीतते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। देखो हमें इस साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभार ये सब चीजें पेपर में, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है इतिवृत्त से, इसके अलावा यात्रा वृत्तांत से, नगरीय लेखकों के दस्तावेज से, मंगोल भाषा में जो हमें कुछ चीजें मिली नहीं हुई उन सब चीजों से, इसके अलावा अरबी भाषा की जो कुछ चीजें मिली है उन सब चीजों से भी। देखो अब ये इतिवृत्त होते क्या है? देखो ये बेलिखित रचनाएं होती है जिसमें किसी ऐतिहासिक कालखंड या किसी शासक, किसी राजा के बारे में या फिर किसी युद्ध के बारे में, किसी व्यक्तिगत कोई घटना के बारे में लिखा जाता है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से इसमें बताया जाता है। अब ये यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं? देखो कोई यात्री मान लो मंगोल साम्राज्य या फिर यायावर साम्राज्य के टाइम पे घूमने आए के साम्राज्य के अंदर, कहीं बाहर से कोई यात्री आता है तो वो उस साम्राज्य के अंदर क्या क्या चीजें देखता है, उन सब चीजों के बारे में अपनी कुछ पर्सनल चीजें, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज बताने की कोशिश करता है किसी ग्रंथ में। वो ग्रंथ इन फ्यूचर हमें मिलता है तो वो चीजें यात्रा वृत्तांत कहलाती है। अब ये नगरीय लेखकों के दस्तावेज, तो वो शहरी पृष्ठभूमि वाले लेखकों द्वारा लिखे गए विवरण जो उनके दृष्टिकोण से इतिहास, राजनीति, समाज या शासन का वर्णन करते हैं। देखो उस टाइम उस साम्राज्य में नगर हुआ करते, वहां पे जो लोग रहा करते थे, उन लेखकों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो चीजें उस साम्राज्य के बारे में लिखी गई हैं उसे हम नगरीय लेखकों के दस्तावेज कहते हैं। अब ये मंगोल भाषा, देखो मंगोलों की जो भाषा हुआ करती थी उस भाषा में जो चीजें हमें लिखी हुई मिली है वो भी स्रोत हो सकते हैं इस साम्राज्य की जानकारी का। अरबी भाषा में जो हमें चीजें मिली हैं, अगर उसमें भी मंगोलों से रिलेटेड कुछ जानकारी हमें मिलती है तो वो भी साम्राज्य की जानकारी का स्रोत हो सकती है। ठीक है, ये था इसके जानकारी के स्रोत। अब समझते हैं मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। तो इनका सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे। देखो मंगोल एक विविध जन समुदाय था। विविध जन समुदाय मतलब इसमें अलग अलग जन समुदाय, अलग अलग कबीले, अलग अलग जातियों के लोग इसमें रहा करते थे, जिनके पूर्व में तातर, खितान, मांचू और पश्चिम में तुर्की कबीले से भाषाई संबंध था। मतलब यहाँ पे इसके पूर्व में कैसे लोग थे? तातार, खितान, मंचू कबीले के, और इसके पश्चिम में तुर्की कबीले के लोग हुआ करते थे। इनसे क्या होता था? इनसे उनका सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क जो है वो बना रहता था। तो कुछ बंगोल जो थे वो तो पशुपालक थे, जो घोड़े, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पालते थे, जबकि कुछ बंगोल जो थे वो शिकारी भी हुआ करते थे। वो मतलब शिकार किया करते थे अपने जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। और कहाँ रहते थे वो? साइबेरिया के वनों में वो लोग रहा करते थे और जानवरों का शिकार कर कर उनके खालों को बेचकर अपना जीवन वो लोग यापन किया करते थे। देखो मंगोलों का यायावीकरण मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों में हुआ था। यह इलाका सुंदर था, यहाँ पे बहुत सारे मैदान थे, अलतई पहाड़ भी थे, यहाँ पे मरुस्थल था, यहाँ पे बहुत सारी नदी, झरने, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। मंगोल जो लोग थे ना वो तंबुओं में रहा करते थे, मतलब इनके घर नहीं हुआ करते थे। बेसिकली ये लोग तंबू बना के तंबू के अंदर रहा करते थे और मौसम के अनुसार शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन चरगाहों के बीच यहाँ पे स्थानांतरित होते रहते थे। मतलब यहाँ पे ठंड हो गई तो ये दूसरी जगह पे चले गए, इस तरीके से लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे।
यहाँ के क्षेत्र में कठोर शीतकाल और शुष्क ग्रीष्मकाल था। मतलब यहाँ पे जो ठंड थी ना वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और गर्मी यहाँ पे मतलब बहुत कम हुआ करती थी। यहाँ पे ठंड जो है ज्यादातर हुआ करती थी, जिससे यहाँ पे कृषि जो थी वो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड में हो पाती थी। मतलब यहाँ पे कृषि होती तो थी, पर बहुत ही सीमित समय के लिए, कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे लोग कृषि कर पाते थे। देखो मंगोल लोगों ने कृषि यहाँ पे फिर इसलिए करी ही नहीं, क्योंकि अब थोड़े टाइम के लिए कृषि हो पा रही है तो कौन लोग ही कृषि करेंगे। कृषि ना हो पाने के कारण ही यहाँ पे नगर जो थे वो नहीं बस पाए थे। यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं और संसाधन का संकट भी यहाँ पे हमेशा यहाँ पे बना रहता था। देखो यहाँ पे जो धनी परिवार थे, जो कुछ 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 हर जगह पे कुछ ना कुछ तो अमीर लोग होते ही हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे जो धनी परिवार हुआ करते थे उनके पास बहुत पशुधन था। पशुधन का मतलब यहाँ पे इनके पास गाय भैंस बकरी भेड़ ये सब बहुत मात्रा में हुआ करती थी कुछ लोगों के पास। और उसके साथ साथ इनके पास चारण भूमि हुई थी। चारण भूमि क्या होती है? अब ये चारण भूमि मतलब जो गाय भैंस को चराने के लिए जो घास वाली भूमि होती है जिसे वो खाती है, इस तरीके की भूमि उनके पास भी बहुत हुआ करती थी, जिससे वो लोग राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो पाते थे। अब राजनीतिक रूप से प्रभावशाली कैसे? मतलब अब देखो सीधी सी बात है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग को पास संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में और कुछ के पास है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ना उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी अन्य लोगों के मुकाबले, और वो जैसा कहेंगे और लोग भी उनकी बात मानेंगे क्योंकि उनके पास संसाधन है, पैसा है। तो कुछ चंगेज खान क्या करता है, मंगोल और तुर्की कबीले को मिलाकर एक परिसंघ बनाता है, एक कमेटी टाइप बना देता है। और ये परिसंघ अतीला परिसंघ के बराबर था, पर अतीला परिसंघ ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। और जो ये परिसंघ था चंगेज खान ने जो बनाया था मंगोल और तुर्की को मिलाकर, ये काफी टाइम तक टिकता है। चंगेज खान ने जो परिसंघ बनाया था, एक कमेटी टाइप बना दी थी, इससे क्या होता है, इससे जो मंगोल साम्राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो चंगेज खान के मरने के बाद भी काफी समय तक स्थायित्व मतलब एक फिक्स बनी रही। ये नहीं हुआ कि चंगेज खान मर गया तो उसकी सत्ता उसका साम्राज्य तीतर बीतर हो गया, सारे लोग इधर उधर चले गए, नहीं, उसके मरने के बाद भी वो काफी स्थायित्व बनी रही थी। और उसके साम्राज्य के अन्य उत्तराधिकारियों ने उसके साम्राज्य को चीन ईरान यूरोप यहाँ तक फैलाने की कोशिश की थी। देखो मंगोल यायावर जो समुदाय के लोग थे वो कृषि उत्पादों और उपकरणों के लिए स्थायी समाजों विशेषकर चीन पर निर्भर हुआ करते थे। मतलब इनके खुद के कुछ उपकरण नहीं हुआ करते कृषि के लिए, ये लोग बेसिकली दूसरों पर निर्भर रहा करते थे, और उसमें भी चीन के ऊपर। दोनों पक्षों के बीच व्यापार और वस्तु विनिमय हुआ करता था। मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ व्यापार किया करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब होता है सिंपली, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास कोई वस्तु है मैं उसे दूसरों को दे दूं, और उसके बाद जो वस्तु है वो मैं उससे ले लूं। उस तरीके का जो वस्तु का लेन देन होता है इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। देखो व्यापारिक संबंधों में लाभ की होड़ के कारण कई बार सैनिक संघर्ष हो जाते थे, और संगठित मंगोल कबीले व्यापार में चीनियों को शर्तें स्वीकार करने के लिए भी मजबूर किया करते थे। तो वो कभी कभार क्या होता था, मंगोल व्यापार की जगह लूटपाट करते थे। मतलब इन्हें व्यापार नहीं करना, जाके सीधे लूटपाट करने लग गए। जब उनका जीवन अस्थिर हो जाता था, मतलब उनके पास पैसे नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, तो वो क्या करते थे, सीधे जाके लूटपाट करने लग गए, आतंक मचाने लग गए, जिससे क्या हो जाता था, इनका और चीनियों के बीच इनका रिश्ता जो है संघर्ष में बदल जाता था। वो आपस में युद्ध करने लग जाते थे। और इन हमलों से परेशान होकर चीनी लोगों ने क्या करा, किलेबंदी की शुरुआत कर दी थी। और 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका एकीकरण महान दीवार के रूप में हुआ। ये आप चीन की महान दीवार को आप देख ही सकते हैं। इस दीवार का निर्माण कब हुआ था? 30वीं शताब्दी में। और क्यों हुआ था? ये जो मंगोल या फिर ये जो यायावर समुदाय के लोग थे, ये इन पर हमला कर दिया करते थे। इन सब चीजों से परेशान होकर चीनी लोगों ने क्या करा, एक किलेबंदी कर दी, एक दीवार का निर्माण कर दिया, जिसे हम महान दीवार के रूप में भी जानते हैं। महान दीवार उत्तरी चीन के कृषि समाजों पर यायावर साम्राज्य के बार बार हुए हमलों और अस्थिरता और भय के साक्ष्य के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा चंगेज खान का जीवन परिचय। थोड़ा बहुत हमें चंगेज खान के बारे में पता होना चाहिए, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसका जन्म और प्रारंभिक जीवन। देखो चंगेज खान का जन्म जो है वो 1162 ईस्वी के आसपास ओनान नदी, नदी का नाम आप याद रख लेना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ओनान नदी के आसपास हुआ था। और उसका जो प्रारंभिक जो मतलब उसका जो बचपन का नाम था वो था तेमजीन। और वह बोरोजिगिद कुल के कियायत कबीले से संबंधित रखता था। उसका कबीला क्या था? कियायत कबीला। उसके पिता का नाम क्या था? येसुजेई। और उसकी हत्या उसके बचपन में ही कर दी गई थी। मतलब चंगेज खान जब छोटा हुआ करता था उसी समय पर उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। उसकी माता का नाम क्या था? ओलून इक। इसने कठिन संघर्ष किया अपने बच्चे को पालने के लिए और उसके भाइयों को भी पालने के लिए। अब देखो उसका प्रारंभिक संघर्ष क्या था, को तेमजिन को किशोर अवस्था में ही बंदी बना लिया जाता है और दास के रूप में इसे रखा जाता है। मतलब जब ये बचपन में था ना, इसे तभी बंदी बना लिया और इसे दास के रूप में रखा गया। और उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी का क्या नाम था? बोरेक। इसका भी अपहरण कर लिया गया था। बाद में वो क्या करता है, जब
अपनी उस दासत से मुक्त होता है, आजादी पाता है, तो उसके बाद वो युद्ध करता है और युद्ध कर कर अपनी पत्नी को छुड़ाता है। और इन कठिन परिस्थितियों में उसने कई विश्वसनीय मित्र बनाए। अब जब इतना सारा उसने संघर्ष देखा, इतनी सारी परेशानी देखी, तो उसके बहुत सारे दोस्त भी बने, जिसमें से जो उसके कुछ मुख्य मित्र हैं वह बोगुरचू और जामुका, ये उसके प्रमुख दोस्त थे। और उसके राजनीतिक संबंध और संघर्ष, देखो तैमुजीन ने कैराइट लोगों के शासक ओंगे खान से अपने पूर्वजों के संबंधों को पुनः स्थापित किया। मतलब जो ये ओंगे खान थे, ये इसके पूर्वज ही माने जाते हैं। तो इन लोगों से उसने अपने दोबारा से संबंधों को सही करके स्थापित किया। उसने इस राजनीतिक संबंध का उपयोग जामुका जैसे प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए किया था। यह मित्रता बाद में एक संघर्ष में बदल गई और जामुका उसका शत्रु बन गया था। देखो ये जामुका था ना, ये मैंने आपको पहले पर बताया ही था, ये इसका फ्रेंड था, इसका दोस्त था, काफी अच्छा दोस्त। पर बाद में सत्ता की लालच, सत्ता का विस्तार करने के लिए वो आपस में शत्रु बन जाते हैं। ठीक है, सत्ता की ओर अग्रसर। देखो 1180 और 1190 के दशक में क्या होता है, तैमजीन, यही हमारा चंगेज खान है। तैमजीन ने जामुका और अन्य कबीला को हराकर, मतलब उसने जमुका को भी हरा दिया, अपने दोस्त को हरा दिया, और जो अन्य कबीले के लोग थे, अन्य जो लोग थे, उन सब को भी हरा दिया। और 1230 में उसने ओंगे खां को हराया और 1206 में उसने जमुका व नेमनन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मतलब उसने पूरी तरीके से अब जमुका और जो और लोग थे उन सबको उसने पूरी तरीके से हरा दिया। और कुरिलताई सभा में उससे चंगेज खान की उपाधि देकर महानायक घोषित किया गया। मतलब उसका पहला नाम क्या था हमें पता है, तेमुजीन था। पर जब उसने 1203 में ओगे खां को हराया, 1206 में उसने जमुका नेमन लोगों को हराया, तो इन सब लोगों को हराने के बाद उसे एक सभा बुलाई गई। कौन सी? पूरी ताई सभा। और उस सभा के अंदर उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई और महानायक घोषित किया गया। अब इस सैन्य संगठन और योजना, देखो 1206 में कुरिलताई से मान्यता प्राप्त करने से पहले ही तेमुजीन ने मंगोलों को एक अनुशासित सैन्य शक्ति में संगठित कर लिया था। उसने क्या कर लिया था ना, उसने एक पहले ही, काफी पहले से ही एक सेना का निर्माण, मतलब बहुत सारे लोगों को मिलाकर, बहुत सारे कबीलों को मिलाकर एक सेना का निर्माण उसने पहले से ही करना चालू कर दिया था। और उसने एक संगठित सेना भी तैयार कर ली थी। इस पुनर्गठन से उसके आगे के सैन्य अभियानों की सफलता सुनिश्चित हो गई थी। मतलब वो इन फ्यूचर में जो भी युद्ध लड़ने वाला था, जो भी सैन्य अभियान करने वाला था, उसमें भी एक सफलता पहले से ही सुनिश्चित हो गई। अब चीन पर प्रारंभिक अभियान, देखो उसने सबसे पहले चीन के विभाजित राज्यों को लक्ष्य बनाया। जो ऐसे राज्य जो चीन में बटे हुए थे, अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, उन पर कब्जा करने का सबसे पहले उसने प्लान बनाया था। 1209 में सीसिया लोगों को परास्त किया और 1213 में चीन की महान दीवार पार कर ली गई। मतलब जो चीन की महान दीवार थी, कब बनी थी? 3वीं शताब्दी में। उस दीवार को भी इन लोगों ने पार कर लिया था। और 1215 में पेकिंग को लूटा गया, जो चीन वंश के लिए एक बड़ा आघात था। ठीक है, अब चीन में दीर्घ युद्ध, देखो चीन वंश के विरुद्ध युद्ध लंबे समय तक, यानी 1234 तक चला था। देखो चीन के अंदर युद्ध जो है ना, मंगोल साम्राज्य से काफी लंबे समय तक चलता रहा था। चंगेज खान ने 1216 में चीन के सैनिक मामलों को अपने अधीनस्थ को सौंपकर मंगोलिया लौट गया, क्योंकि वह अपने अभियानों को प्रगति से संतुष्ट था। मतलब अब वो थक सा गया था। मान लो इतना सारा युद्ध करने के बाद उसने अपने जो उसके अधीनस्थ थे, मतलब उसके जो छोटे थे, जो कमांडर थे, जो सेनापति थे, उन लोगों को उसने इस चीन के अभियान को उनको सौंप कर वापिस अपना, जब मंगोल से आया था मंगोलिया, वो वापिस लौट गया। ख्वाराज्म और पश्चिम विजय, देखो 1218 में करा खिताब पर विजय के बाद मंगोल साम्राज्य ख्वाराज्म तक फैल गया। ख्वाराज्म के सुल्तान मोहम्मद ने मंगोल दूतों की हत्या कर दी थी, जिससे चंगेज खान ने कठोर प्रतिशोध अभियान शुरू कर दिया था। अब क्या होता है, नगरों का विध्वंस, देखो 1219 से 21 तक ओटार, बुखारा, समरकंद, मर्व, हेरात आदि जो नगर थे ना, ये सब जो नगर थे, ये सब मंगोलों के सामने झुक गए थे। और जिन्होंने प्रतिरोध किया, मतलब कुछ ऐसे नगर जिन्होंने मंगोलों की सत्ता को स्वीकार नहीं करा, मतलब ये मंगोलों को अपना सत्ता धरता, या फिर जो मंगोल के सम्राट थे उन्हें अपना राजा नहीं माना, उस नगर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। मतलब इस तरीके से नष्ट, वहां का बच्चा, बूढ़ा, औरत, सबको जान से खत्म कर दिया गया। निशापुर में एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। तो इस राजकुमार की हत्या के बाद उस नगर के पूरे, मतलब इंसान तो इंसान, कुत्ते, बिल्लियों, सबको मार दिया गया था। मतलब समझ रहे, ये मंगोल साम्राज्य के जो लोग थे, जो मंगोल सम्राट हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा क्रूर थे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप के थे, जिन्हें मतलब कुत्ते बिल्लियों तक पे भी रहम नहीं था। इस तरीके से इन्होंने विध्वंस, आतंक अपना मचाया था। अरे पश्चिम तक विस्तार, देखो मंगोल जो सेनाएं थी, वो सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान और क्रीमिया तक पहुंच गई थी।
उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया और रूसी सेनाओं को हराया। दूसरी टुकड़ी ने जलालुद्दीन का पीछा सिंध और अफगानिस्तान तक किया। भारत में प्रवेश का विचार, देखो चंगेज खान ने सिंधु तट से भारत और असम के रास्ते मंगोलिया लौटने का विचार किया, परंतु भारत के अंदर इतनी गर्मी और कठिन यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति थी वो उसको अच्छी नहीं लगी। उसे उसका मानना था कि यहाँ पे इस टाइम पे मुझे युद्ध करना सही नहीं रहेगा, तो वो भारत के अंदर आया ही नहीं और भाई बाहर से बाहर वापस लौट गया। आता तो यहाँ पे फिर यहाँ पे भी बहुत वो आतंक मचा देता उस टाइम पे। अब मृत्यु और उपलब्धियां, देखो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी ये भी पूछ रहे जाते हैं एमसीक्यू में, तो उसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1227 में और उसका जीवन युद्धों में बीता और उसकी विजय यात्रा स्टेपी के युद्ध कौशल के नवीनीकृत रणनीतियों को बदलने का परिणाम हुआ करती थी। अब युद्ध कौशल तक नहीं, देखो मंगोल जो लोग थे ना उनको तुर्कों की घुड़सवारी तथा तीरंदाजी, मतलब उन्हें तीर चलाना अच्छे से आता था, उन्हें घुड़सवारी अच्छे से आती थी। उनकी जो सेना थी वो अत्यधिक मार मतलब बहुत ही लड़ाकू टाइप की थी। उन्हें मतलब उनका पूरा जीवन युद्ध में ही बीता था एक तरीके से समझ लो, तो काफी लड़ाकू टाइप के हुआ करते थे। उन्होंने बर्फ से जमी नदियों को मार्ग बनाकर भीषण सर्दियों में भी युद्ध किए, मतलब उन्हें ठंड में भी युद्ध करने का पूरा एक्सपीरियंस हुआ करता था। अभी घेराबंदी तकनीक, देखो जो यायावर समुदाय के जो पहले के लोग हुआ करते थे उन्हें ये घेराबंदी तकनीक नहीं आया करती थी, परंतु चंगेज खान ने जल्दी ही घेराबंदी वाली जो तकनीक थी, जो यंत्र था कि घेराबंदी कैसे की जाती है, घेराबंदी करके लोगों को कैसे मारा जाता है, इस तरीके की उन्होंने चीजें सीख ली थी। उन्होंने बम बनाना, हल्के उपकरण, इन सब चीजों को भी सीख लिया था। अब उनकी जो सेना थी वो दुर्ग दुर्ग मतलब क्या होता है, जो राजाओं के महल हुआ करते हैं उन पर भी कैसे विजय प्राप्त करनी, कैसे जीत हासिल करनी, ये सब चीजें भी उनकी सेना ने अब सीख ली थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चंगेज खान के उपरांत मंगोल। देखो चंगेज खान की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है मंगोल साम्राज्य का, उस चीज के बारे में हम समझेंगे। देखो मंगोल साम्राज्य के दो चरण, चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य विजय के दो चरणों में बंट जाता है। पहला चरण क्या होता है 1236 से 1242, जिसमें रूस, बुल्गार, कीवी, पोलैंड और हंगरी में विजय प्राप्त हुई, और दूसरा चरण 1255 से 1300 में, जिसमें चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर अधिकार हुआ। मतलब जो मंगोल साम्राज्य था उसकी मृत्यु के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ये वाला पार्ट था और एक ये वाला पार्ट था। इस पार्ट में 3 जगहों पे हमारी विजय प्राप्त होती है और इस पार्ट में अन्य जगहों पे हमारी विजय प्राप्त होती है। ये मैंने मंगोल जो राजा थे उनकी वंशावली भी लगाई कि जैसे कि यहाँ पे हम चंगेज खान को देख सकते हैं, उसके बाद उसके जो बच्चे थे उनके बच्चे, इस तरीके से आपको बुक में लगा पड़ा है, वहां पे एक बार देखना चाहो तो देख सकते हैं। अब साम्राज्य की स्थिरता, देखो इन अभियानों के बाद साम्राज्य की सीमाएं स्थिर हुई, विशेष रूप से चीन पर 1279 तक पूर्ण नियंत्रण के बाद मंगोल विस्तार की गति धीमी हो गई थी। देखो इन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े, इतने सारे अभियान चलाए, तो एक टाइम पे आने के बाद ये लोग भी थक ही जाते थे। तो अभी जब ये लोग थक गए तो इनकी सीमाएं अब स्थिर हो गई, मतलब फिक्स हो गई कि अब इतना एरिया इनका हैगा बस, इससे ज्यादा लोग नहीं आगे बढ़े। और विशेष रूप से चीन ने भी कब 1279 में पूर्ण नियंत्रण, जब पूरी तरीके से उन्होंने चीन पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, तो इनकी जब विस्तार की गति थी, जो अपना विस्तार करते जा रहे थे अपने साम्राज्य का, इन सब चीजों में भी ब्रेक लगा, एक इनके विस्तार में एक धीमी गति आई। अब पश्चिम अभियानों में अवरोध, देखो 1260 के दशक के बाद पश्चिम मंगोल के अभियानों की गति काफी रुक सी गई थी। यद्यपि ये वियना, पश्चिम यूरोप और मिस्र तक पहुंचे, परंतु हंगरी से पीछे हटना और मिस्र में पराजय ने पश्चिम विस्तार को सीमित कर दिया। क्या होता है यहाँ पे, ये लोग हंगरी से पीछे हट गए। हंगरी पे इन्होंने पहले विजय प्राप्त कर ली थी, पर अब ये लोग हंगरी से पीछे हटने लगे। मिस्र में इनकी पराजय हो गई, जिससे क्या होता है इनका जो पश्चिम में विस्तार हो रहा था पश्चिम के क्षेत्र में, वो अब रुक गया, उसमें काफी रुकावटें आई। आंतरिक उत्तराधिकारी के संघर्ष, देखो मंगोल शासक परिवार के बीच उत्तराधिकारी को लेकर ना काफी संघर्ष शुरू हो गया था। चंगेज खान के 4 बेटे थे, जोची और ओगदोई वंश के उत्तराधिकारी महान खान बनने के प्रयास में एक दूसरे के क्या ये विरोध में हो गए थे, या आपस में ये लोग लड़ने लगे थे, जिससे कि वो यूरोप की और उनका ध्यान कम हो गया था। अब जो तोलोई शाखा का होता है, देखो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलोई की वंशज शाखा ने धीरे धीरे अन्य वंशों को कमजोर कर दिया था। ये तो मोंके के राज्याभिषेक के बाद क्या होता है, ईरान में सैन्य सफलता मिली, पर अभी भी इनका ध्यान जो है कहाँ पे केंद्रित होने लगा था, चीन के ऊपर ही, चीन की प्राथमिकता। देखो 1260 में क्या होता है, 1260 के दशक में तौल्य वंशजों ने चीन को प्राथमिकता दी थी। वहां सैनिक और रसद भेजने के कारण मिस्र में मंगोल को सीमित सेना के साथ लड़ना पड़ा, जिससे उनकी हार हो गई थी। मतलब ये लोग चीन पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे अन्य देशों के मुकाबले, जिससे क्या हो रहा था इनकी अन्य जगहों पे हार हो रही थी। पश्चिम की ओर विस्तार थामा, देखो मिस्र में पराजय और चीन में रुचि के कारण मंगोलों की पश्चिम विस्तार रुक गया था। रूस और चीन की सीमा
पर जोची और तोलई वंशों के झगड़े ने भी यूरोप अभियानों को प्रभावित किया था। अब चीन में मंगोल की सफलता, लेकिन पश्चिमी रुकावट के बावजूद मंगोलों ने चीन को एकीकृत कर वहां बड़ी सफलता पाई, परंतु इससे उनका जो आंतरिक कलह था, मतलब जो उनके अंदर के ही आपस में जो लड़ाई झगड़े थे, आपस में जो भाई लड़ रहे थे साम्राज्य के लिए, वो बढ़ने लग गया था, काफी बढ़ गया था, जिससे उनकी जो भविष्य की जो स्थिरता थी, मतलब जो उनका भी साम्राज्य का विस्तार जो रुक गया था, उस पे भी और प्रभाव पड़ने लगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। तो मंगोल समाज और सेना की संरचना। देखो मंगोल और अन्य यायावर समाज में हर जो वयस्क हुआ करता था, ये वयस्क क्या होता है, मान लो जैसे कि हमारे यहाँ पे जो वयस्क है वो 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है उसे हम वयस्क कहते हैं। तो उस टाइम पे भी जो वयस्क हुआ करता था उसके पास सशस्त्र, यानी कि हर वयस्क के पास उस टाइम में हथियार हुआ करता था, एक तलवार या फिर बंदूक, जो भी उस टाइम पे हुआ करती थी, तलवार हुआ करती थी बेसिकली, तो तलवार उनके पास हुआ करती थी, हथियार उनके पास हुआ करता था। और आवश्यकता पड़ने पर जब जरूरत पड़ती थी तो वही लोग जो है सेना के अंदर शामिल हो जाते थे। चंगेज खान की जो सेना थी वो विभिन्न जनजातियों के एकीकरण से बनी थी, मतलब अलग अलग उनने जनजातियों के कबीले के लोगों को इकट्ठा करा था, नहीं करा था, उन सारे कबीलों को लोगों को, उन सारी जातियों के लोगों को इकट्ठा कर कर इसमें जितने भी वयस्क लोग थे उन सबको उसने हथियार सौंप दिए, शस्त्र सौंप दिए, और जब जरूरत पड़ी तो उन सभी लोगों को बुला लिया और एक अपनी सेना का उसने निर्माण कर दिया। और इस सेना के अंदर कैसे लोग थे, उइगुर जैसे तुर्क मूल के और कैराई जैसे पराजित लोग भी इसके अंदर शामिल हो गए थे। उन्होंने जनजातीय पहचान मिटाकर एक समरस सैनिक व्यवस्था को बनाई, मतलब इन्होंने अब जनजातीय पहचाने भी किस जाति के, इन सब चीजों को उन्होंने मिटा दिया, खत्म कर दिया। अब कुल मिला के वो एक सैनिक बन चुके थे और इससे एक सैनिक व्यवस्था का निर्माण हो गया। सैन्य अनुशासन और संगठन, देखो सेना को दशमलव पद्धति में संगठित किया गया था। दशमलव पद्धति क्या होती है, मतलब सेना को 10 लोगों के ग्रुप के अंदर, 100 लोगों के ग्रुप के अंदर, 1000 लोगों के ग्रुप के अंदर, 10,000 लोगों के ग्रुप के अंदर, इस तरीके की उन्होंने सैनिक इकाइयां या सैनिक की टुकड़ियां बना दी थी कि मतलब इतनी टुकड़ी इस सेना के अंदर होनी चाहिए, इतनी टुकड़ी इस सेना के अंदर होनी चाहिए। किसी भी सैनिक को मतलब बिना पूछे, बिना अनुमति के वो सैनिक कहीं पे भी नहीं जा सकता था। अगर कोई ऐसा करता था, बिना परमिशन लिए कहीं बाहर चला जाता था, तो उसे बहुत ज्यादा कड़ा दंड दिया जाता था। इन इकाइयों को अलग अलग कुलों और कबीलों से मिलाकर बनाया गया था, जिससे पुरानी जनजातीय एकता को समाप्त किया जा सके। मतलब कुल मिला के जो जनजातीय एकता थी, अपने अपने जनजातीय लोगों के प्रति जो उनकी एकता थी, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए इन लोगों को अलग अलग जनजातीय कबीलों से मिलाकर एक सेना के अंदर डाला गया था। सत्ता का वितरण, उलूस प्रणाली। देखो चंगेज खान ने अपने चारों बेटों को, इसके 4 बेटे थे मैंने आपको बताई था, इसने अपने चारों बेटों को अलग अलग क्षेत्र सौंप दिए थे, जिसे उलूस कहा गया। मान लो चंगेज खान का पूरा ये एक साम्राज्य था, ठीक है, ये मान लो चंगेज खान का साम्राज्य था, इसने इस तरीके से 4 हिस्से बना दिए। ये वाला हिस्सा अपने पहले बेटे को, ये वाला हिस्सा अपने दूसरे बेटे को, ये वाला हिस्सा अपने तीसरे बेटे को, ये वाला हिस्सा से अपने चौथे बेटे को। इस तरीके से इसने साम्राज्य के चारों हिस्से को अपने चारों बेटों को सौंप दिए थे और इसी को उलूस कहा गया। बेसिकली इसमें क्या होता था कि इनका भी ये जो हिस्सा था ये फिक्स जगह नहीं थी। अब ये वाला जो बेटा है मान लो अपने हिस्से को इस तरफ और ले जाता है, इस साम्राज्य को जो यहाँ पे और कोई राज्य था उसको भी कब्जा कर लेता है, तो ये भी इसका हिस्सा बन जाता है, ये भी इसका क्षेत्र बन जाता है। ऐसी तरीके से ये वाला बेटा है वो इस जगह जाता है, युद्ध अभियान, युद्ध लड़ता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, तो ये वाला हिस्सा भी इसके पास आ जाता, तो इस तरीके से इसका साम्राज्य और विस्तृत होता चला था। तो मतलब ये जो इसने अपने बेटों को इसने जो क्षेत्र दिए थे वो बेसिकली एक गतिशील क्षेत्र थे, मतलब एक फिक्स जगह नहीं थी कि इतना ये एरिया, नहीं, आप अपने क्षेत्र को और विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि जोची, इसको उसने रूस का स्टेपी वाला क्षेत्र दे दिया, चगताई को उसने तुरान और पामिर दे दिया, औगदेई को उसने मान खान घोषित किया, उसने तोले को क्या दे दिया, मंगोलिया दे दिया। ठीक है, इस तरीके से अपने बेटों को उसने क्षेत्र बांट दिए थे और ये जो बांटे हुए क्षेत्र थे इसी को उल्लूस कहा गया था। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया था कि उल्लूस क्या था, तो आप ये सिंपली बता सकते हैं कि चंगेज खान ने अपने बेटे को जो क्षेत्र बांट दिए थे शासन करने के लिए, उन्हें उल्लूस कहा गया था। अब एक किरीलताई और संचार व्यवस्था। देखो किरीलताई मंगोल सरदारी की एक परिषद थी जहाँ साम्राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, मतलब कुछ जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिए जाते थे वो इसी सभा के अंदर या इस परिषद के अंदर लिए जाते थे। चंगेज खान ने एक तीव्र हरकारा प्रणाली, या फिर जिसे हम याम भी कहते हैं, इसको विकसित किया था। ये हरकारा प्रणाली क्या थी, मान लो ये राजा है, मान लो चंगेज खान है, ये अपने बेटे को जो जोची ये दूसरे राज्य में है, इसे अपना कोई संदेश भेजना चाहता, तो इनके पास कोई फोन तो है नहीं कि डायरेक्ट संदेश भेज देगा, तो ये क्या करते थे, इनके पास घुड़सवार हुआ करते थे। वो घुड़सवार क्या करते थे, यहाँ से इसने कोई मैसेज भेजा तो ये घुड़सवार आगे तक जाएगा और ये मैसेज इसके पास पहुंचाएगा।
तो इस तरीके से इस घोड़ों के ज़रिए मतलब घुड़सवारों के ज़रिए अपना जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाया करते थे। इसी को हम हरकारा प्रणाली या फिर याम कहा करते हैं, ठीक है? जिसमें घोड़ों और संदेश वाहकों के ज़रिए दूर-दराज इलाकों में संपर्क बना रहे हैं। मतलब दूसरे इलाके में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, वहाँ पे क्या घटनाएँ घटी है, उन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सके, इनका यूज़ करके। और इसके लिए यायावरों से पुर कर के रूप में घोड़े लिए जाते थे। मतलब एक टैक्स हुआ करता था, ये आप याद रखना इस टैक्स के बारे में, पुगु कर टैक्स। इस टैक्स के रूप में ये लोग जो मंगोल लोग थे ये घोड़े या फिर अन्य पशु जो है यायावर लोगों से लिया करते थे। अब विजित प्रदेशों में अस्थिरता और विनाश, देखो 13वीं शताब्दी के आरंभिक में मंगोल अभियानों में कई नगर ध्वस्त किए गए। देखो ये मंगोल शासकों ने बहुत सारे नगरों को ध्वस्त कर दिया, बहुत ही रक्तपात, बहुत ही खून खराबा इन्होंने किया था। किसी व्यवस्था और व्यापार प्रणाली को भारी क्षति हुई थी इन सब चीजों से। खुर्रासान और भूमिगत नहरों की मरम्मत रुकने से पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हुआ और मरुस्थल फैलने लगा। व्यापक नरसंहार और दासता से जनजीवन पूरी तरीके से तहस नहस पूरी तरीके से खत्म सा हो गया था। अभी क्या, पैक्स मंगोलेशिया और व्यापारिक मार्ग, देखो मंगोल विजय के बाद एक व्यापक शांति का दौर है। मंगोलों ने मतलब इतनी विजय प्राप्त करी, इतने युद्ध लड़े, इन सब चीजों के बाद एक शांति का दौर आता है, इसमें हम काफी शांति बनी रही, जिसे हम पैक्स मंगोलेशिया कहते हैं। ठीक है, सिंपली बस इतने याद रखना, एक शांति का दौर आता है मंगोलों की इतनी सारी विजय प्राप्त करने के बाद। इससे चीन और यूरोप के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़ा। चीन के बीच में और जो यूरोप का क्षेत्र है उन सब चीजों के बीच में एक व्यापारिक संपर्क बढ़ता है, जिससे रेशम मार्ग काराकोरम तक पहुंच गया। यात्रियों को पास जैसे कि पैसा और ज़ेरत दिए जाते थे और व्यापारी बाज कर देकर मंगोल सत्ता को स्वीकार किए करते थे। मतलब जो व्यापारी हुआ करते थे, जो यात्री हुआ करते थे, वो एक बाज नामक एक कर दिया करते थे और उस कर को देने के बाद वो लोग मंगोल सत्ता को स्वीकार कर लिया करते थे। अभी राजवंशीय विभाजन और अलगाव, तो कुछ समय के साथ चंगेज खान के पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्रों को अलग राजवंशों के रूप में विकसित कर लिया। मतलब जो चंगेज खान के जो क्षेत्र थे उसने अपने चारों बेटे को बांटे थे, उन क्षेत्रों को क्या करते हैं वो लोग अपने अपने अलग अलग वंशों के नाम से डेवलप करते हैं। जैसे टोलोई के वंशजों ने युआन चीन और इली खान ने ईरान वंश की स्थापना की, जबकि जोची ने गोल्डन हॉर्न और चगताई ने तुरान में सत्ता स्थापित की। इससे एकीकृत साम्राज्य धीरे धीरे विभाजित हो गया। मतलब जो मंगोल साम्राज्य था पूरा, जो चंगेज खान ने पूरा एकीकृत करा था, इकट्ठा करा था कबीलों को बनाकर, अब वो धीरे धीरे उनके बेटों ने पूरी तरीके से बांट दिया। ये यास और मंगोलों की पहचान, देखो यास चंगेज खान द्वारा लागू हुई विधियों की संहिता थी। देखो यास के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है तो सिंपली ये चंगेज खान ने एक नियम कानून कायदे की एक तरीके से कह सकते हैं एक बुक टाइप थी, जिसके अंदर उसने कुछ नियम कायदे कानून बताए थे। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नियम या आज्ञा। धीरे धीरे यह चंगेज खान की पवित्र विधि माने जाने लगी, मतलब इसे पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाने लगा और मंगोल पहचान का आधार भी एक ग्रंथ बन गया था। यह प्रणाली मंगोलों को पराजित समाज पर नियंत्रण बनाए रखने और अपनी विशिष्टता को बनाए रखने में काफी सहायक हुई थी। लास्ट वाला टॉपिक है अब निष्कर्ष, चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। अभी चंगेजों का और मंगोल खान का विश्व में क्या स्थान है, क्या इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। देखो चंगेज खान की छवि, एक विजेता और नगरों को ध्वस्त करने वाला। देखो चंगेज खान ने ना अपने टाइम में बहुत आतंक मचाया और बहुत लोगों को मारा है। ठीक है, मंगोल द्वारा किए गए विनाश का आकलन, देखो चंगेज खान के एक अभियान के विषय में प्राप्त समस्त विवरण पर इस बात पर सहमत है कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं करा, मतलब जिन नगरों ने ये नहीं माना कि मंगोली सब कुछ है, मंगोली हमारे करता रहता है या फिर मंगोल सम्राट ही हमारे राजा है, इन सब चीजों को जिन नगरों ने नहीं माना, उसके बाद उस मंगोल राजाओं ने या फिर चंगेज खान ने उन नगरों को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। पूरी तरीके से वहां के लोगों को मौत की घाट उतार दिया, कुत्ते बिल्ली सभी लोगों को वहां पे मार दिया। इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली। 1220 में निशापुर पर आधिपत्य करने में 17,47,000, जबकि 1222 में हेरात पर आधिपत्य करने पे 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय 8 लाख लोगों का उसने वध, मतलब इतने सारे लोगों को उसने मारा था कि बस मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कोई इतने सारे लोगों को मार सकता है। छोटे नगरों के सापेक्ष रूप से नरसंहार हुआ। नासा में लगभग 70,000, अवैध जिले में भी 70,000 और पुलिस्तीन प्रांत के पूर्ण नगर में भी 12,000 लोगों को उसने जान से मार दिया था। तो समझ सकते हैं ना आप इन कितने लोगों को मारा कि भाई कोई इतना क्रूर शासक कैसे हो सकता है। हजारों लोगों की मौत का उत्तरदायी था ये शासक। चीन ईरान पूरी यूरोप के लोगों में मतलब डर सा बैठा दिया था इसने। मंगोलों की दृष्टि से चंगेज खान, अब मंगोल लोग तो देखो अपने शासक को महान शासक बताएंगे ही, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार करा, अपने लोगों को इतना उठाया, इस तरीके से तो वो लोग तो अपने शासक को महान मानेंगे ही।
मंगोलों को उसने संगठित भी करा, कबीली लड़ाई और चीनियों के शोषण से मुक्ति दिलाई, मतलब जो कबीली लड़ाई थी, आपस में लोग लड़ते थे, उन सब चीजों से मुक्त करा। जो चीनियों ने इनका शोषण किया, उन सब चीजों से भी इसने मुक्ति दिलाई और समृद्ध और एक विशाल साम्राज्य की इसने स्थापना करी। चंगेज खान की उपलब्धियां देखो, उसने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना करी, व्यापारिक रास्ते और बाजारों का पुनर्निर्माण कराया, विदेशी यात्रियों को आकृष्ट करा, जैसे मार्को पोलो यहाँ पे आया था। मंगोल शासन की विशेषता देखो, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषीय शासन प्रणाली थी यहाँ पर। धार्मिक सहिष्णुता थी, शमन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम प्रशासकों और सैनिक पे विविध धर्मों के लोगों को यहाँ पे स्थान दिया जाता था। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा चैनल ज्वाइन करना ना भूले। वहाँ पे भी आपको इस नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।